सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 24 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 23 दिसंबर को। तो हर साल 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती होती है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास किया, इसीलिए उन्हें किसानों का नेता भी कहा जाता है। और यही कारण है कि उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसीलिए आप देखना, उनका जो समाधि स्थल है ना, उसका भी नाम क्या है? किसान घाट है। और वे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद नहीं गए। ये भी ध्यान रखना पॉइंट। वे 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस आईआईटी ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा आईआईटी ने। और आपको याद हो तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम। और अभी कृषि नेटवर्क एप्लीकेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी। और अभी नवंबर की बात है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ये कहाँ पे हुई थी? ये भारत में हुई थी। वैसे 2022 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता ये श्रीलंका के पास है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे खुला है, तो आंसर होगा पुणे में। और अभी पढ़ा था हमने, कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसका नाम है कृषि निवेश पोर्टल। बाकी देखो, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दिसंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने? 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया, और 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया था, और उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को 3 डे होते, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे होता है। और 5 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है। 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस होता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे भी होता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस भी होता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 18 दिसंबर को एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। और अभी राष्ट्रीय गणित दिवस हमने मनाया था 22 दिसंबर को। तो दिसंबर के ये इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड लॉन्च किया है? तो आंसर होगा कल्याणी फेरेस्टा। तो देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड ये बन गया है कल्याणी फेरेस्टा। इसे अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया हमारे स्टील मंत्री, और वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने पढ़ा था, अभी तक जो स्टील मंत्री थे वो राम सिंह थे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो स्टील मंत्रालय है वो किसको दे दिया गया? जो एविएशन मिनिस्टर है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी तरह से एक और मंत्री थे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था उन्हीं के साथ में। और उनका मंत्रालय दे दिया था हमने किसे? स्मृति ईरानी को। अच्छा, ग्रीन स्टील का मतलब क्या हो गया? जिसे कोयले को यूज किए बिना बनाया गया हो। जीवाश्म मुक्त स्टील आप बोल सकते हो। मतलब उसे बनाने में नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया गया हो। और इसे पुणे के कल्याणी ग्रुप ने बनाया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में स्टील उत्पादन में नंबर 1 कंट्री कौन है, तो आंसर होगा चाइना। 2nd नंबर पे भारत है। अच्छा, इसी तरह का एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील, ग्रीन स्टील, ये किसने बनाया था? ये स्वीडन की एक कंपनी है हाइब्रिड, उसने इसे बनाया था। और उसने सबसे पहले इसको किसको बेचा था? वॉल्वो ग्रुप को। वैसे आपको बता दूं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो है सज्जन जिंदल। और याद रखना, CO2 कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट किसने शुरू किया था? तो आंसर होगा टाटा स्टील ने। और टाटा स्टील से आपको याद है, अभी जो अगले साल मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे आपके उड़ीसा में, उसका ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के CMD कौन बने? अतुल भट्ट बने थे। और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। और अभी किस राज्य में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में।
और अभी देश के स्टील मैन के नाम से फेमस थे कौन, जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा जमशेद जे ईरानी। और टिस्को कहां पर है? टाटा आयरन स्टील कंपनी। तो आंसर होगा जमशेदपुर में। और जमशेदपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सेथरी केम संगतम। तो पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद करने वाले सेथरी केम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में उनको पुरस्कार राशि मिलती है 10 लाख रुपए की। और ये जो पुरस्कार है ये योजना आयोग के साथ काम करने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर के स्मृति में स्थापित किया गया था। आप जानते हो फहमीदा अजीम का नाम, बांग्लादेश की हैं ये फहमीदा अजीम। इनको 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। और बद्री नारायण के बारे में हमने पढ़ा था अभी, इंपॉर्टेंट नाम मार्क करना पहले तो इसे। हिंदी में 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द। और अंग्रेजी का मिला है या अंग्रेजी के लिए चुना गया अनुराधा रॉय को, उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क करना और याद करना इसे। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में संस्कृत में शपथ लेने वाले पहले नेपाली सांसद कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा किरण कुमार शाह। तो किरण कुमार शाह नेपाल में संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले पहले सांसद बन गए हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत को नेपाल में बोले जाने वाली सभी भाषाओं की मातृभाषा माना जाता है और हम चाहते हैं कि नेपाल में संस्कृत भाषा बढ़ाई जाए। आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप मुझे बताओ अभी किस राज्य ने हर जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की थी? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। और अभी हमने पढ़ा था, चलो पहले आप बताओ कि किसने अभी 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल कर लिया? तो आंसर होगा ऋषि राज पोपट ने। और आपको याद होगा अभी गोवा में जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ था, उसमें पहली बार संस्कृत में बनी पहली विज्ञान डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। उसका नाम क्या है? उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है यनम। और ये इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर के राधाकृष्णन, उनकी जो आत्मकथा है, बायोग्राफी है, जिसका नाम है माई ओडिसी मेमोयर्स ऑफ द मैन बिहाइंड द मंगलयान मिशन, उस पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम यनम है। ये नाम याद रखना। बाकी विश्व संस्कृत दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को, मतलब 12 अगस्त को इस बार मनाया। रक्षाबंधन का जो दिन होता है ना, उसी दिन मनाया जाता है। और वो कब होता है रक्षाबंधन? श्रवण पूर्णिमा के दिन, ऐसे याद रखो। और आप जानते हो अभी नेपाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने थे? शेर बहादुर देउबा। और भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना? ये प्रश्न याद रखना। नेपाल बना था। विद्या देवी भंडारी यहाँ की प्रेसिडेंट है। कैपिटल काठमांडू होती है। नेपाली रुपया यहाँ की करेंसी है। चलो बताओ काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको? बताओ आप। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में किस भारतीय को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 सम्मान के लिए नामांकित किया गया? तो आंसर होगा अंतिम पंघाल को। तो भारतीय महिला पहलवान है अंतिम पंघाल और इन्हीं को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। अंतिम पंघाल से मैं आपको बता दूं, अभी अगस्त महीने की बात है, विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत करके उन्होंने इतिहास रचा था। वे हरियाणा से हैं। और पहलवानी की बात चल रही है, कुश्ती की बात चल रही है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, इसकी मेजबानी कौन करेगा? कहाँ पे होंगे ये नई दिल्ली में होंगे। और याद रखना नई दिल्ली 7वीं बार इसको होस्ट कर रहा है। अभी 2022 में जो 35 नंबर के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है वो हुई थी मंगोलिया में, जिसमें आपको याद हो तो टॉप रहा था जापान। भारत 5वें स्थान पे था। भारत ने 1 गोल्ड, 5 सिल्वर और 11 ब्रोंज जीते थे, जिसमें से वो गोल्ड किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने। और साथ में ये भी याद रखना कि जो अगले साल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है वो कहाँ पे होगी? वो सर्बिया के बेलग्रेड में होगी। और कुश्ती से आप क्या याद रख सकते हो कि हाँ, ये याद रखो कि ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा केडी जाधव थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज जीता था, वो एक पहलवान थे। और भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी कहाँ पे स्थापित करेगा? किशनगंज, दिल्ली में। और एक साजन भनवाल का नाम याद रखना।
अभी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पे? स्पेन में। उसमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान बने थे साजन भनवाल। 77 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रोंज जीता था उन्होंने। और इसी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, जिसमें से एक गोल्ड था। वो गोल्ड किसने जीता था? अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। और ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे, तो इसलिए भी इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना सारी बातें। पढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस इमारत ने ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो आंसर होगा UIDAI के मुख्यालय ने। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने प्रतिष्ठित गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 को जीता है। UIDAI का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। तो UIDAI मुख्यालय भवन को वर्तमान उच्चतम रेटेड बिल्डिंग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। पिछले साल की बात करेंगे 2021 में, तो ये उप विजेता रहा था। गृह का मतलब होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, और ये राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। ये भारत में ग्रीन बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग से क्या मतलब हो गया कि बिल्डिंग में यूज होने वाली जो बिजली वगैरह आप यूज करते हो, ऊर्जा यूज करते हो, वो ज्यादा से ज्यादा भाग उसका आप कोशिश करें कि वो नवीकरणीय ऊर्जा होना चाहिए। जैसे कि सोलर वगैरह आप यूज कर रहे हो। बिल्डिंग में जो पानी यूज होता है, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा उसको रिसाइकिल करने का। आप उस पानी को ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हो, वेस्ट नहीं करना है, मतलब पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाना है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में द इंडियन नेवी एट द रेट रिमिनिसिंग द वॉयज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रंजीत बी रॉय और अरित्र बनर्जी ने। तो रिटायर्ड कॉमोडोर हैं ये रंजीत बी रॉय, और रक्षा पत्रकार हैं अरित्र बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर के ये बुक लिखी है। इस बुक का नाम है द इंडियन नेवी एट द रेट रिमिनिसिंग द वॉयज। तो ये बुक आपको बताती है कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश युग की रॉयल इंडियन नेवी के कारनामों और बलिदानों को ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा छोड़ दिया गया था, जो कि 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को पचा नहीं पाए थे। अच्छा, अभी कुछ बुक्स आई थी, अगर उनका हम रिवीजन करते हैं तो आपको याद है हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बुक लिखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरीज ईयर्स। आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं बिमल जालान, इस साल उन्होंने 2 बुक लिखी है। एक तो है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, और दूसरी है द इंडिया स्टोरी। शशि थरूर ने कहा कि वो BR अम्बेडकर के ऊपर बुक लिखेंगे, उसका नाम होगा अम्बेडकर अ लाइफ। संयुक्ता दास, इन्होंने लॉकडाउन लिरिक्स नाम की बुक को लिखा, और अष्टांग योग नाम की बुक को लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। चलो एक सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, इस साल का 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, और उनके उपन्यास का नाम क्या है जिसके लिए उनको ये पुरस्कार मिला? बताओ। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, 1 जनवरी 2023 से एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आलोक सिंह को। तो अभी आलोक सिंह को 1 जनवरी 2023 से एयर इंडिया की कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय में एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है। ये जो एयर एशिया इंडिया है इसे 2014 में लॉन्च किया गया था, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस इसे 2005 में। वर्तमान में 4 एयरलाइन टाटा समूह का हिस्सा हैं। एक तो एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा। बताओ एयर इंडिया के MD CEO कौन है? कैंपबेल विल्सन है। बाकी अरुण कुमार सिंह ONGC के अध्यक्ष बने। दिनेश कुमार शुक्ला ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने। C अचलेंद्र रेड्डी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष बने। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, एम्बेसडर? तो आंसर होगा सुहेल एजाज खान। तो अभी भारत सरकार ने सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। वे किनका स्थान लेंगे? औसाफ सईद का। बाकी अभी जानते हो फेडरल रिजर्व बैंक की वाइस प्रेसिडेंट बनी थी सुष्मिता शुक्ला। नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं साजी केवी, और KVIC के CEO बने थे विनीत कुमार। बात यहाँ पे सऊदी अरब की है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। देखो सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल।
याद रखना 2029 के एशियन विंटर गेम्स ये होस्ट करेगा सऊदी अरब, और सऊदी अरब में ही बनाई जाएगी दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी जिसको नाम दिया गया है द लाइन, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई केवल 200 मीटर होगी। और विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल ये रब अल खाली है जो आपको सऊदी अरब में मिलेगा। अच्छा, आप मुझे बताओ वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी मरुस्थल नहीं है? ये स्टैटिक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर होगा सैम करन। सैम करन ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर है और अभी आईपीएल की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी कोच्चि में आईपीएल मिनी ऑक्शन चल रहा है और वहीं पे 24 साल के सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए देकर के खरीदा है। आपको बता दूं, इससे पहले ये कौन सी टीम में थे? चेन्नई की टीम में थे, अब पंजाब में आ गए। देखो, आईपीएल की बात करें तो अभी 2022 में इसका 15वां संस्करण हुआ था। कहां पे? भारत में, जिसको गुजरात टाइटंस ने जीता था। किसे हरा करके? राजस्थान रॉयल को हरा करके। और गुजरात टाइटंस के जो कप्तान थे वो कौन थे? हार्दिक पांड्या। देखो, इस बार टोटल 10 टीमें इसमें शामिल हुई है। 2 नई टीमें थी, एक तो अहमदाबाद टीम, उसी का नाम बदल के गुजरात टाइटंस रखा गया, और दूसरी थी लखनऊ टीम जिसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स कर दिया, और उसके कप्तान थे केएल राहुल। और बताओ 2022 और 2023 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप है। अच्छा, आईपीएल में 2 तरह की कैप को याद रखना है, एक तो ऑरेंज कैप होती है और एक पर्पल कैप होती है। जो सबसे ज्यादा विकेट बनाते हैं उनको मिलती है पर्पल कैप, और जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है ऑरेंज कैप। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ये किसको मिली है इस बार। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था 13वीं विश्व व्यापार संगठन की मेजबानी कौन करेगा 2024 में? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आप कम से कम इसे एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।